नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं अहम खबरों का। प्रदेश में मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है, जिसको सीएम योगी ने सोमवार को 3 जिलों का दौरा किया। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर फर्रुखाबाद से है, जहां सीएम योगी ने पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। वहीं दूसरी तस्वीर में कासगंज से, जहां सीएम पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। तीसरी तस्वीर शाहजहांपुर से है, जहां सीएम योगी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रदेश में मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित तीनों जिलों फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का दौरा किया। यहां करीब 500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राशन की व्यवस्था की गई। सीएम योगी ने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। साथ ही इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। इस बार यह पहले ही हम लोगों को बाढ़ अगस्त माह में ही इन जनपदों में देखने को मिला। पहले चरण में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत, इन जनपदों में एक बार वहां बाढ़ आ चुकी है। लेकिन दूसरे फेज में कन्नौज है, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन जनपदों में प्रदेश ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 कंपनियां, पीएसी की 8, यानी 15 बचाव की कंपनियां हमारी यहां पर बाढ़ से बचाव के लिए लगी हुई हैं। पीड़ित परिवारों को शासन के स्तर पर राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से अब तक अकेले अगर इन जनपदों में देखें तो 45,900 से अधिक ड्राई राशन के किट वितरित किए जा चुके हैं। 4,14,000 से अधिक लंच पैकेट और 2,600 से अधिक डिग्निटी किट भी वितरित किए गए हैं। आपने देखा होगा कि राशन के जो किट वितरित किए जा रहे हैं, ड्राई राशन के, इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो चना भुजा के साथ ही उस परिवार को उसकी आवश्यकता के लिए दाल है, तेल है, मसाले हैं, इन सब को देने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 1101 बाढ़ शरणालय, 1504 बाढ़ चौकियां, 2000 से अधिक मेडिकल टीम गठित करके प्रदेश भर में 2040 नाव विकास और राहत कार्यों के लिए लगाई गई है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें 840 पशु चारा शिविर, 28 लाख से अधिक पशुओं को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश के अंदर की गई है। और साथ साथ प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी जो कार्रवाई की गई है, वह लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रयास किया गया है कि समय से सर्वे करके जो फसलों को नुकसान हुआ है, वहां पर समय पे इसकी रिपोर्ट शासन को आ जाए, जिससे बाढ़ से जिन किसानों ने अपनी फसल को खोया है, उनको हम समय से मुआवजा भी उपलब्ध करवा सकें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार से विधायक लाए गए हैं। हर एक विधायक को एमपी की एक सीट की जिम्मेदारी दी गई है।
दरअसल एमपीआई विधायक विधानसभा उम्मीदवार का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसको देखते हुए टिकटों का निर्णय लिया जाएगा। गोरना निवासी समाजसेवी मेघराम मीणा ने गांव के टॉपर छात्र छात्राओं को कार्यक्रम में हवाई यात्रा करवाने का वादा किया था। विद्यालय के कक्षा 10वीं और 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हवाई यात्रा करवाए जाने का वादा किया गया था, जिसके बाद आज छात्र छात्राएं जयपुर से इंडिगो विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए समाजसेवी मेघराम मीणा ने बताया कि छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए ये पहल की गई थी, जिसमें बच्चों को दिल्ली सहित भारत दूसरे राज्यों में घुमाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पहल से पिछली क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एक प्रेरणा मिलेगी और वो लगातार मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। Please help our volunteers to serve you better and make your visit safe. खबर गंगापुर से, जहां पर जयपुर से दिल्ली तक छात्रों को यात्रा करवाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता की अनोखी पहल देखी गई, जिसमें गांव के छात्र छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई गई। वहीं टॉपर छात्र छात्राओं को यात्रा करवाने का यह मकसद था कि दूसरे बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले और दूसरे बच्चे भी पढ़ाई को लेकर मेहनत करते हुए नजर आए। खबर भिलाई से है, जहां महिलाओं के 3 मिलन को भाजपा के द्वारा एक नया नाम दिया गया। बता दें कि भाजपा द्वारा महतारी खेल महोत्सव के नाम से इसे आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर अपनी रंगमंचीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान फिल्मी संगीत पर महिलाएं खूब थिरकी और अपने बचपन को याद किया। साथ ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने स्टेज टू ऑडियंस कोऑर्डिनेशन कर महिलाओं को बखूबी मैनेज किया, जहां बहुत सी महिलाएं हरी साड़ी और पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई थी। सावन के आखिरी सोमवार के दिन नूह जाकर जलाभिषेक करने का ऐलान विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया था, और आज जब सुबह अंबाला से नूह के लिए एक जत्था रवाना होने लगा तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोककर होम अरेस्ट कर दिया, जिसके बाद तख्त के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ और ही चाहते हैं। शिव शक्ति का जाप करेंगे, शिव शक्ति का। कांग्रेस पार्टी और उनकी तरफ से सभी पार्टियों को इकट्ठा करके बनाए जाने वाले मोर्चे के नेताओं की हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक और मोर्चा बन चुका है, जिसका आपस में ही टकराव शुरू हो चुका है। बता दें कि यह कहना है हरियाणा के वन पर्यटन और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का। जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी कंवरपाल गुर्जर बीते दिनों यमुनानगर में मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुनानगर के लोग तो कुमारी शैलजा के भुगत भोगी हैं। शैलजा के समय पर सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब थी कि लोगों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए भी कच्चे रास्तों का सहारा लेना पड़ता था, और ऐसा इनकी पार्टी के अंदरूनी खींचतान के चलते होता था। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो पार्टी आपस में ऐसा व्यवहार करती हो वह जनता का क्या भला करेगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार 2 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर हैं, जिनके स्वागत में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों की बैठक ली। वहीं सफाई कर्मचारियों की बस्ती में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण जायजा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग देश के सभी राज्यों के जिलों में जाकर सफाई कर्मचारियों की आर्थिक सामाजिक स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसका अध्ययन करने के लिए आयोग जगह जगह जाता है। साथ ही कहा कि क्षेत्रपाल जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारियों को रखा जाएगा। नागौर जिले के डीडवाना को नवसृजित जिले का जिला मुख्यालय बनने की सौगात के बाद अब क्षेत्र को केंद्र सरकार की अमृत योजना में चयनित होने की एक बड़ी सौगात मिली है।
आने वाले दिनों में भारत सरकार की अमृत योजना के जरिए दूरदराज के इलाकों में जहां सरकारी कनेक्शन की पहुंच नहीं थी, अब योजना के जरिए उन इलाकों में रहने वाले लोगों की प्यास भी बुझेगी। आपको बता दें कि डिडवाना के शहरी क्षेत्र में दूरदराज के इलाकों में आज तक जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन नहीं डाली गई थी और इस कारण लोगों को पेयजल की व्यवस्था में परेशानी हो रही थी। लोगों को टैंकर या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से शहरी क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में भी विभाग की ओर से पाइपलाइन डालकर उसके जरिए पेयजल पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले की 9 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। बता दें कि मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला और बाल विकास विभाग काफी संवेदनशील है और कठोर कार्यवाही पर विश्वास रखती है। यही कारण है कि दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसके तहत मानव तस्करी के शिकार बच्चे और बच्चियों को मुक्त कराकर उनके जिलों में पुनर्वासित किया जाता है। इसका टोल फ्री नंबर 10582 है, जो 24/7 कार्य करती है। – 2024 के इम्तिहान से पहले मॉक टेस्ट के रूप में घोसी उपचुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ गठजोड़ की रणनीति शुरू हो गई है। पार्टियों के बीच गजब का भाईचारा देखा जा रहा है। घोसी उपचुनाव कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति को भी दिखा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपराधियों माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुंचेंगे। 2024 के इम्तिहान से पहले मॉक टेस्ट के रूप में घोसी उपचुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ गठजोड़ की रणनीति शुरू हो गई। पार्टियों के बीच गजब का भाईचारा देखा जा रहा है। घोसी उपचुनाव कहीं न कहीं 24 के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति को भी दिखा रहा है। यानी 24 के पिक्चर से पहले एक ट्रेलर है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को बतौर उम्मीदवार उतारा है, जो पहले समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे। वहीं सपा की ओर से सुधाकर सिंह मोर्चा संभालेंगे। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों के फैसले से ये साफ हो गया कि घोसी उपचुनाव बीजेपी बनाम सपा ही रहने वाला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुंचेंगे। आदरणीय योगी जी और हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम, उसकी शुरुआत करने का अवसर घोसी से हुआ। वो उनका पराजय का जो एडवांस में उनको आभास हुआ है, उसके खिसियाहट में ये बयान है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। यह संदेश है कि सपा यहाँ चुनाव हार चुकी है। घोसी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीती थी। सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। दारा ने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। अब खाली हुई विधानसभा सीट पर बीजेपी ने दारा सिंह चौहान की उम्मीदवारी के तौर पर उतार दिया है, जहां बीजेपी 24 का संदेश एक बड़ी जीत के साथ देने की कोशिश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का लक्ष्य जीत के साथ बीजेपी को एक रियलिटी चेक करने की होगी। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में रीति, नीति, कूटनीति का टेस्ट है। अब जिसका जितना बेहतर दाव, वो 24 का चाणक्य साबित होगा। देखिए, आप समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 400 सीट जीतते जीतते विपक्ष में बैठ गए। भगदड़ मची उनकी पार्टी में। विधायक रहते हुए दारा सिंह जी ने वो इस्तीफा दे करके, इसलिए कि उनकी भीड़ में, उनकी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई हैं। यहाँ स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, सबका साथ
सबका विकास। ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे भाई, हमारा विजय राजभर भी। ये न गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, न गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, और ये गरीबों से जीत नहीं सकते क्योंकि दारा सिंह जी गरीब प्रत्याशी, गुंडा प्रत्याशी नहीं है। घोसी उपचुनाव 24 पर असर डालने वाला है। ये नए नवेले विपक्षी गठबंधन का भी टेस्ट माना जा रहा है। बीएसपी इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के इस फैसले के बाद साफ हो गया कि इस चुनाव से बसपा दूर है। वहीं कांग्रेस ने भी सपा प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही है। वहीं अगर एनडीए और इंडिया की अगर बात की जाए तो 2024 को लेकर क्या वाकई में बसपा के फैसले का फायदा बीजेपी को मिलेगा और क्या वाकई में नुकसान सपा और इंडिया गठबंधन को होगा? मायावती ने 24 का चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अगर बनते बिगड़ते समीकरणों की बात करें तो जिस दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने का दम समाजवादी पार्टी भर रही है, बसपा उस वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। वहीं सपा और बसपा के बीच जब वोट बट जाएंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में 24 को लेकर बसपा का ये ऐलान बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। इसे यूं भी कह सकते हैं कि दो की लड़ाई में फायदा तीसरे का। तो यानी 24 का मॉक टेस्ट कहे जाने वाले इस उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन की दिशा तय होगी। ऐसे में इस गठबंधन का उद्धार होगा या बंटाधार होगा, ये तो घोसी उपचुनाव के नतीजे काफी हद तक बता देंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में बनते समीकरणों को अगर ध्यान में रखें तो ये फेविकॉल का जोड़ थोड़ा कमजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसके साथ ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। शनिवार को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह को सरकार बचाने में जुटी हुई है। जब पहले ही दिन संदीप सिंह पर छेड़खानी के आरोप लगे तभी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री बेटियों की इज्जत करना शायद भूल गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संदीप सिंह की कोठी भूपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बगल में है। ऐसे में वो पहले ही दिन से प्रदर्शन करते तो शायद अच्छा था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, तभी तो कांग्रेस के 31 विधायक मूक दर्शक बने विधानसभा में बैठे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ये चाहती है कि किसी तरह पंजाब और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाया जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। खबर झारखंड के सिमडेगा से है, जहां सावन माह के अंतिम सोमवार पर शंख नदी तट से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। साथ ही डीजे पर थिरकते झूमते हुए बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा ने शिवालय की ओर प्रस्थान किया। खबर सिमडेगा से है, जहां पर आखिरी सोमवार पर कांवड़ यात्रा निकाली गई। शंख नदी से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने शिरकत की। वहीं डीजे पर भक्त झूमते हुए नजर आए। सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर लोग जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा निकालते हुए नजर आए। खबर झारखंड के सिमडेगा से है, जहां सावन माह के अंतिम सोमवार पर शंख नदी तट से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। साथ ही डीजे पर थिरकते झूमते हुए बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा ने शिवालय की ओर प्रस्थान किया।
झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। आजसू से यशोदा देवी और जेएमएम से बेबी देवी को मैदान में उतारा गया है। एनडीए योशादा देवी के लिए जमकर प्रचार कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डुमरी उपचुनाव का घमासान अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत जीत के दावे का साथ ऐतिहासिक जीत का दम भी बढ़ रहे, तो बीजेपी और आजसू चुनावी जंग में हेमंत सरकार को जीत करने की हुंकार भर रही। झारखंड के डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी आरोपों का जोर जारी है। 24 से पहले इस चुनाव को लेकर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर हेमंत और बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस उपचुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव हैं, तो हर किसी की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। डुमरी उपचुनाव में दोनों की अग्नि परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गुट बनने पे हेमंत सोरेन का पहला चुनाव है। लगातार रैलियां पर रैलियां दोनों पार्टी द्वारा की जा रही हैं। डुमरी प्रखंड में और नवाडी में जाओ सब चीज के बिछाई दलत हो, रोड के, स्कूल के, लाइन के, पल पुलिया के, सब चीज दे दलत हो। सुविधा बच्चा के लिए बहुत सुविधा दे दलत हो। इतना काम कर लथिन जो कोई नहीं कर लथिन, इतना तक नहीं कर लथिन काम। और जो भी काम अभी अधूरा काम है सब सपना पूरा करवाए। और 5 तारीख के तो हमर वोट लगा, 5 तारीख के हमर वोट लगा, पानी पहले जाके मतदान करिया, तकर बाद जलपन करिया। हेमंत सोरेन का कहना है कि इस बार डुमरी चुनाव में कम से कम 1 लाख वोटों का अंतर जीत में होगा, जो बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा। हेमंत सोरेन ने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने गरीबों को गैस तो दिया, लेकिन आज भी सिलेंडर गरीबों के घर में टोकरियां और कूड़ा रखने के काम आ रही हैं, क्योंकि गैस इतनी महंगी है कि गरीब लोग ले नहीं सकते। यही वजह है कि 2024 में केंद्र सरकार का सफाया करने का इंडिया गुट करेगा। बीजेपी 2019 में सरकार गिराते गिराते थक गई। आज हमारी सरकार 2023 तक खड़ी है। सोरेन जैसा आदमी स्कूल का पढ़ाई छोड़कर इस राज्य को बचाने, राज्य को बनाने के लिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में है, नहीं तो आज वो भी इस मंच पर होते। अगर वो इस मंच पर होते तो हम लोगों का कोई जरूरत नहीं। वो अकेले ही इतने बड़े खूंटा है, अपने ही राज्य का इतना बड़ा वृक्ष है जो इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को छांव देने का काम करता है। हमको बताइए, कभी आप अपने अपने गांव में, पंचायतों में कभी सरकारी पदाधिकारियों को घूमते देखा था? कभी नहीं देखा। लेकिन सरकार आपके द्वार से, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके घर के बाहर तंबू लगा करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज इस राज्य का कई बूढ़ा बुजुर्ग वर्षों से अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाता था, दलालों का चक्कर लगाता था, लेकिन 2-4 लोगों को पेंशन मिलता था, बाकी बूढ़ा बुजुर्ग लोग ये टुकुर टुकुर देखा करता था। और आज हमको बता दीजिए, कोई भी गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। हमने कानून ऐसा बनाया जहां आज हम सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देते हैं, सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, सभी एकल महिलाओं को देते हैं, सभी दिव्यांग को पेंशन देते हैं। ये देश में पहली बार है जहां हम सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी को पेंशन दे रहे हैं। क्यों इन लोगों ने 20 साल में हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया? 12 शिक्षक जो 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था, तो हम लोग का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा क्या? अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। जगन्नाथ महतो जी ने कहा इनका समस्या को समाधान हम करेंगे, और आज यही देखिए, जो 12 शिक्षक 12 महीना में 11 महीना धरना प्रदर्शन करता था, हजारों की संख्या में इनकी जानें चली गई,
आज वो 12 शिक्षक 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहता है और शायद हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आज ये वजह है कि 2019 से ये सरकार गिराते गिराते आ रहे हैं, आज हम 2023 पार करने की स्थिति में हैं और 23 के 2024 भी पार करेंगे और 2024 के बाद दोबारा हम लोग फिर यहाँ पर सरकार करेंगे। डुमरी उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। जनता को रिझाने के लिए उम्मीदों की बारिश की जारी है। अब देखना ये होगा बरसात में किसकी फसल लहराती है और किसकी उजड़ती है। निश्चित तौर पर झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर के काफी सरगर्मी तेज हो चुका है और लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने स्तर से दावा कर रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का भी डुमरी चुनाव को लेकर के लगातार दौरा तेज है और क्षेत्र में भी वो जा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जगन्नाथ महतो जी लगातार कृत संकल्पित थे झारखंड के डेवलपमेंट और विकास कार्यों को लेकर के, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी खड़ी है, उनको जनता से वो अपील कर रहे हैं कि 1,70,000 वोट से जिताने की दावा भी कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी का यह दौरा चल रहा है। वहीं विपक्ष में जो लोग हैं वो भी लगातार प्रयासरत है और लोगों के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।